हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की सीरीज में हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे अपने सेक्शन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से। और आप जानते हैं कि लोक सेवा आयोग जो भी एग्जाम कराता है, अगर उसमें जीएस पूछी जाती है तो इन सभी में के लिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये जो वीडियोज हैं ये आपके यूपीपीसीएस के सारे एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपका हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर हो जाएगा, आरओ हो जाएगा। इसके साथ साथ हाईकोर्ट्स जो आरओ आने वाली है उसके लिए भी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जीडीसी के एग्जाम्स हैं उनके लिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप कह सकते हैं जहां पे भी जीएस पूछी जाती है उन सभी के लिए वीडियोस इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक खाद्य श्रृंखला बनाता है? ए घास गाय और हाथी, बी घास हिरन और शेर, सी घास टिड्डा मेंढक और सांप, एंड ऑप्शन डी है घास बकरी और मानव। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे। आराम से लगाइए, तब तक हम कुछ बातें कर लेते हैं। आप भी जानते हैं जो खाद्य श्रृंखला है ये आपका यूनिडायरेक्शनल होती है। इसमें जो ऊर्जा का जो ट्रांसफर होता है वो एक दिशीय होता है, और कौन किसे खाता है इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस होती है। आइए देखिए, घास को गाय खा जाएगी, बिल्कुल सही बात है, बट गाय को हाथी नहीं खाएगा तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बी देखते हैं, घास को हिरन खा सकता है और हिरन को शेर खाता है, ये बिल्कुल सही है आपका। सी ऑप्शन देख लेते हैं हम, घास को टिड्डा खाएगा, सही बात है, और टिड्डे को मेंढक खा सकता है और मेंढक को सांप खा सकता है, ये भी हमारा सही है। डी देख लेते हैं, घास को बकरी खाती है, बिल्कुल सही बात है, और बकरी को मानव खा सकता है, मतलब ये भी सही है। मतलब बी सी डी तीनों सही है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें बी सी डी तीनों ऑप्शन है। ठीक है, आइए तो इसका और आंसर की बात कर लेते हैं। तो आप जानते हैं खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, पहले उत्पादक देखते हैं, फिर उपभोक्ता देखते हैं, आई मीन प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, और लास्ट में फिर आपका उच्च उपभोक्ता आ जाता है। इसी अकॉर्डिंग याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के स्तरों के सही क्रम के लिए उचित शब्द चुनें। ए सर्वाहारी, बी शाकाहारी, सी स्वपोषी, डी मांसाहारी और ई परपोषी। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे। आप भी जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो भोजन को बनाते हैं, तो आप क्या लगाएंगे, आप जो स्वपोषी सबसे पहले आना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं जो स्वपोषी होता है, स्वपोषी को कौन खाता है, परपोषी खाएंगे, हेटरोट्रॉप्स खाएंगे, सही बात है, तो हेटरोट्रॉप्स खाएंगे। और परपोषी में भी क्या होते हैं, आपके पहले शाकाहारी आएंगे, फिर मांसाहारी आएंगे, फिर सर्वाहारी आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही सही है। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इकोलॉजी का अध्ययन है या पारिस्थितिकी का अध्ययन है? ए जीवों और पर्यावरण की अंतःक्रिया, बी पर्यावरणीय परिवर्तन, सी जीवों के बीच संबंध, और डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि पारिस्थितिकी में क्या होता है, हम जीव और पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, तो ऑप्शन सारे के सारे सही हैं। इसमें हम बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट सभी की बात करते हैं, हम जीवों के बीच अंतर संबंधों की बात करते हैं, ऊर्जा प्रवाह की बात करते हैं, पोषक चक्र की बात करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सरल खाद्य श्रृंखला का भाग है? आपको बताना है इसमें से कौन सा एक सरल खाद्य श्रृंखला का भाग है। आइए इनको मिलाते हैं। ए घास, बी गेहूं, सी मानव, डी बकरी और ई एलिफेंट। तो इसको हमने इस फॉर्म में लगाना है ताकि ये लग जाए कि हाँ एक सिंपल सी खाद्य श्रृंखला बन रही है। तो आप भी जानते हैं इसमें घास है, घास को बकरी खा लेगी और बकरी को मानव खा सकता है। तो ए को, ठीक है, ए को डी खाएगा, डी को सी खा सकता है, तो ए के बाद डी, डी के बाद सी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या लग रहा है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, आइए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खाएगा, ये सही श्रृंखला है, बाकी कुछ नहीं बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश प्रजाति वह जीव है जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करता है? ए कीस्टोन, बी फ्लैगशिप, सी अम्ब्रेला और डी इंडिकेटर। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कीस्टोन प्रजातियां। जो कीस्टोन प्रजातियां होती हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य नियंत्रक होती हैं, और ये खत्म हो जाती हैं तो मान के लिए पारिस्थितिकी तंत्र धीरे धीरे खत्म होता रहता है। जैसे आप उदाहरण के लिए आप पास सी ऑटर की बात कर सकते हैं, टाइगर की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कीस्टोन प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो कि आई मीन जिनकी अनुपस्थिति में जो पारिस्थितिकी तंत्र है पूरा असंतुलित हो जाता है। तो इसका आंसर ए है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं के अनेक अंतःक्रिया से क्या बनता है? ए पारिस्थितिकी तंत्र, बी बायोम, सी खाद्य जाल और डी पर्यावरण।
उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। आप जानते हैं खाद्य श्रृंखलाओं की जो अंतर क्रियाएं होती हैं, इससे पर क्या बनता है? खाद्य जाल बनता है, जिसे हम फूड वेब कहते हैं। कई खाद्य श्रृंखलाओं के जुड़ने से बनता है और इसमें ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? कई मार्गों से होते हुआ कंप्लीट होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? ठीक है, हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम? ठीक है, ए आर्थर टेस्ले, बी यूजीन ओडेम, सी चार्ल्स डार्विन और डी लिनियस। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एजी टेंसले, आर्थर टेंसले साहब, इन्होंने 1935 में ये आपका इकोसिस्टम वर्ड को कॉइन किया था। एक और तथ्य याद रखिएगा, जो ओडेम है इन्हें हम आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कहते हैं। किसे? यूजीन ओडेन को हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रॉपिक स्तर से दूसरे ट्रॉपिक स्तर तक कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? ए 100%, बी ओनली ऑर्गेनिक मैटर, सी 10% और डी 50%। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे, आपने लगा दिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आप जानते हैं जो 10% का नियम है, इसको आपके लैंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। वो क्या कहता है कि जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उल्टा पिरामिड है? ए संख्या पिरामिड, बी ऊर्जा पिरामिड, सी बायोमास पिरामिड और डी जलीय बायोमास पिरामिड। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी जलीय बायोमास पिरामिड। क्योंकि जो जलीय बायोमास का जो पिरामिड होता है वो क्या होता है? वो उल्टा होता है। ठीक है, कारण क्या है कि फाइटोप्लैंक्टन्स कम होते हैं और बायोमास क्या होता है? तेजी से उसका पुनरुत्थान होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। जब ऊर्जा पिरामिड की बात करेगा तो याद रखिएगा ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। क्यों सीधा होता है? क्योंकि 10% एनर्जी केवल ट्रांसफर होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता और डी तृतीयक उपभोक्ता। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्योंकि आप जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो सबसे अधिक संख्या किसकी होगी? तो आप सबसे किसके उत्पादक के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनकी संख्या क्या होगी? सबसे अधिक होगी। सूर्य का प्रकाश क्या होगा? तेजी से बढ़ेगा, अधिक प्रकाश संश्लेषण होगा। जब अधिक प्रकाश संश्लेषण होगा तो जो उत्पादक या जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनकी संख्या ज़्यादा होगी। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं इनमें आपकी बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। क्यों अधिक पाई जाती है? ऑब्वियस सी बात है, जब वहाँ पे बारिश प्रकाश ज़्यादा मिलेगा, बारिश ज़्यादा होगी। जब बारिश ज़्यादा होगी तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है प्लांट ज़्यादा होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म वहाँ पर डेवलप करेंगे। इसलिए वहाँ की क्या संगे जब विविधता ज़्यादा मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे हमेशा क्या होते हैं? ए अपघटक, बी उत्पादक, सी उपभोक्ता और डी मृतोपजीवी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्योंकि आप जानते हैं हरे पौधे क्या होते हैं? वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? मेनली प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में जो हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है? ए ऊर्जा प्रवाह, बी खनिज चक्र, सी उपभोक्ता और डी ए और बी दोनों। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका ये ऊर्जा प्रवाह है या जो खनिज चक्र दोनों ही क्या है? ये आपके अबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में अंतिम स्थान पर कौन होता है? ए उत्पादक, बी अपघटक, सी परजीवी और डी उपभोक्ता। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्योंकि आप जानते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं, अपघटक होते हैं, ये खाद्य श्रृंखला में सबसे अंतिम पायदान पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो अंतिम स्तर पे होते हैं कि मृत जीवों को विघटित करते हैं और जो पोषक तत्व होते हैं उनके पुनः मिट्टी में लौटा देते हैं। या इसमें बैक्टीरिया, फंजाई, ये सभी के सभी इसमें आ जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में डैश को सेप्रोट्रॉप भी कहा जाता है। ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक
और डी परजीवी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, जो अपघटक होते हैं, ठीक है, आप जानते हैं सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? मिली अपघटक होते हैं और वो जैव मृत जैव पदार्थों पर निर्भर होते हैं और फिर उनका पाचन करके पाचन संतुलन को बनाए रखते हैं। तो इसका आंसर क्या लगा देंगे? ऑप्शन सी, क्योंकि जो डिकम्पोजर्स होते हैं या जो अपघटक होते हैं वो आपके सेप्रोट्रॉप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में अविघटनीय कीटनाशकों का संचय क्या कहलाता है? ए यूट्रोफिकेशन, बी प्रदूषण, सी जैव आवर्धन जिसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, डी संचय। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि जो बायोमैग्निफिकेशन है जिसे हम जैव आवर्धन कहते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है? एक ट्रॉपिक लेवल के बढ़ने के बाद जो आपका विषाक्त पदार्थ है वो बढ़ते जाते हैं, जिसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप डीटी की बात कर सकते हैं, मरकरी की बात कर सकते हैं। ऐसे रसायन जो होते हैं वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, जिस तरह ऊर्जा है वो तो आपके 10% ही मूव करती है, बट जो केमिकल सब्सटेंस है वो डिग्रेडेट नहीं होते हैं, तो पूरे के पूरे एक्यूमुलेट होते हैं, बाद में लास्ट स्तर पर जाके बिल्कुल संचय हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम क्या है? ए सनलाइट, हर्बीवोर्स, प्रोड्यूसर्स, कार्निवोर्स। बी सनलाइट, प्रोड्यूसर्स, कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स। सी सनलाइट, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और प्रोड्यूसर्स। और डी हमसे कह रहा है सनलाइट, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। उम्मीद है आपने इसका सही आंसर लगा लिया होगा। ध्यान से पढ़ा हुआ इसका आंसर पक्का निकल जाएगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या? ऑप्शन डी, क्योंकि क्या हो रहा है भाई, सनलाइट तो सब में कॉमन है। सनलाइट को क्या होता है? उपभोक्ता उपयोग करते हैं। उन्हें क्या होते हैं? जो शाकाहारी उनका उपयोग करते हैं। और फिर शाकाहारी कौन खाता है? मांसाहारी खाते हैं। यही सारा सही है, बाकी सब गलत होगा, कुछ ना कुछ देख लेंगे। अब जैसे सनलाइट्स को हर्बीवोर्स नहीं खाते भाई, ठीक है, या सनलाइट को प्रोड्यूसर्स खाएगा बट उसको कार्निवोर्स नहीं, इसको हर्बीवोर्स कर दीजिए, गलत है आपका। सनलाइट को हर्बीवोर्स नहीं कर सकता है। तो सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक आवास में जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? ए यूथेनिक्स, बी यूजेनिक्स, सी एथोलॉजी और डी एथनोलॉजी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, एथनोलॉजी। क्योंकि जो एथोलॉजी होती है उसमें क्या होता है? पशु व्यवहार का अध्ययन करते हैं और प्राकृतिक पर्यावरण में किया जाता है। याद रखिएगा क्या है? एथोलॉजी में क्या करते हैं हम? प्राकृतिक आवास में जीवों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौड़े आधार वाला त्रिकोणीय आयु लिंग पिरामिड क्या दर्शाता है? ए कम जन्म दर के कारण कम युवा जनसंख्या, बी निम्न आयु वर्ग की जनसंख्या शून्य, सी उच्च जन्म दर के कारण अधिक युवा जनसंख्या और डी कम जन्म दर से वृद्ध जनसंख्या अधिक। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला हमसे कि चौड़े आधार वाला त्रिकोणीय आयु लिंग पिरामिड, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं ऑप्शन उच्च जन्म दर के कारण अधिक युवा जनसंख्या, यही क्या दिखाता है हमारा? त्रिकोणीय चौड़े आधार वाला क्या आपका दिखाता है? आप जानते हैं चौड़ा आधार क्या दिखाता है? अत्यधिक जन्म दर दिखाता है। और अधिक युवा जनसंख्या क्या होती है? तेजी से बढ़ती जनसंख्या को दिखाती है। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? ए एक दिशीय, बी द्विदिशीय, सी बहुदिशीय और डी कोई निश्चित दिशा नहीं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एक दिशीय, क्योंकि आप जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है हमेशा क्या होता है? एक दिशीय होता है। जैसे सूर्य को उत्पादक, सूर्य की ऊर्जा को उत्पादक लेंगे, उत्पादक को उपभोक्ता, उपभोक्ता को अपघटक लेंगे, मतलब सिंगल डायरेक्शनल चलता रहता है। और यहाँ पे क्या होता है आपका 10% का नियम भी लैंडमान वाला वो भी वर्क करता है। और एक बार और याद रखिएगा तो कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसका जो पिरामिड होता है हमेशा क्या होता है? सीधा बनता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके पक्का बताइएगा। और प्लीज़ ईमानदारी से, जब वीडियो लाइव खत्म हो जाए तो ईमानदारी से बताएंगे कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपके 15 सही हो रहे हैं, 18 से 19 से हो रहे हो, या 20 में 20 सही हो रहे हैं, ईमानदारी से पक्का बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों को ख्याल रखिए।